तो स्टार्ट करते हैं नया अध्याय। चैप्टर नंबर 4, मानव विकास। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चौथा चैप्टर ये है। तो शुरू करते हैं। मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं हैं। अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी जिन्हें आप नहीं देख सकते, बढ़ती और विकसित होती हैं। ये वस्तुएं पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है भाई? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग शब्द हैं, और पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र, संबंध अथवा यहाँ तक कि हम भी ग्रोथ और डेवलपमेंट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेबल हैं, या हमारी प्रोग्रेस भी इनके साथ जुड़ी हुई है। आगे को बढ़ते हैं। क्या वृद्धि और विकास एक ही अर्थ हैं? इन दोनों का क्या एक ही अर्थ निकलता है? क्या दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, यहाँ पर पता चलेगा हमें। इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया है कि इस लेसन में हम क्या करेंगे। राष्ट्र, समुदाय में मानव विकास के बारे में बात की जाएगी। वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक, क्वांटिटिव और मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो वृद्धि क्या होती है? धनात्मक, पॉजिटिव भी हो सकती है, या ऋणात्मक, नेगेटिव भी हो सकती है। इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए अथवा ऋणात्मक ह्रास इंगित करते हुए हो सकता है। तो परिवर्तन कैसा हो सकता है? या तो वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा, या तो ह्रास करेगा, डिक्रीज होगा। आगे बढ़ते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो। तो विकास तब तक नहीं होगा जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो, और वृद्धि भी कैसी? गुणात्मक। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। गुणात्मक मतलब ये है कि इसकी क्वालिटी को दिखाएगा। यहाँ पर क्या दिखा रहा है? क्वांटिटी को दिखा रहा है। ठीक। तथापि सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास नहीं होती। विकास उस समय होता है जब गुणात्मक में या गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरणतः किसी निश्चित समयावधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तो हम कहते हैं नगर की वृद्धि हुई। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं, तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा होता। तो वृद्धि और विकास वैसे आपस में जुड़े होने चाहिए किसी भी कंट्री या देश के संदर्भ में। किसी भी कंट्री या देश के संदर्भ में अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, मानव विकास पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हम पढ़ रहे हैं, तो वृद्धि और विकास क्या होने चाहिए? किसी भी देश के संदर्भ में आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। उसकी ग्रोथ भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसकी वृद्धि तो हुई, परंतु आवास, जो रहने की स्थितियां हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। तो इसका मतलब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ठीक। तो इस हमें से अलग परिप्रेक्ष्य में हमें देखना पड़ता है। आगे को बढ़ेंगे। क्रियाकलाप ये आप खुद देखें, होमवर्क है आपके लिए। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। तो अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में ही देखते थे पहले लोग। इकोनॉमिकली अगर कोई देश मैच्योर हो गया
तो उस देश अच्छा देश या विकसित देश माना जाता था। इसका अर्थ यह है कि देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती थी, उसे उतना ही अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। तो जो इकोनॉमी है, सिर्फ इकोनॉमी ही ज़्यादा है देश की, तो उस आधार पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि वह देश विकसित है या विकासशील है। इसमें अन्य चीज़ें भी इस पे डिपेंड करती हैं। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध हैं और जीवन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत तक और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। इस संबंध में दो दक्षिणी एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। मानव विकास के अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया था। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। तो लोगों का जीवन स्तर जो बदल दे, जो उनके पास विकल्प पैदा कर दे, ऐसा जीवन या ऐसे जो हमारे पास पैरामीटर हैं, वो अच्छे पैरामीटर माने जाते हैं मानव विकास के। ये कौन कह रहे हैं? महबूब उल हक कह रहे हैं। उदाहरण में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। तो मनुष्य को केंद्र बिंदु मानते हुए उसके विकास के आधार पर हम काम करेंगे। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उन्नत करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। लंबा जीवन जीना ही बहुत हद तक ठीक नहीं है, उसमें कुछ उद्देश्य होने भी आवश्यक है। कहते हैं ना कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए, तो वही बात है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ ही अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों, वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हों। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष हैं। तो एक शिष्ट जीवन जीना और पर्याप्त संसाधनों का होना भी मानव विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सिर्फ इकोनॉमी ही नहीं। तो ऊपर कुछ डायग्राम दिए गए हैं, कुछ मैप दिए गए हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक एरियल फोटोग्राफी के द्वारा एक फोटो दी गई है। तो यहाँ पर बंडा आसेह बंडा आसेह नामक जगह दी गई है। ये पड़ती है इंडोनेशिया में। कहाँ पड़ती है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में जगह पड़ती है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इस मैप में, तो देख सकते हैं, क्या आप जानते हैं कि नगरों की वृद्धि भी ऋणात्मक हो सकती है? इस सुनामी प्रभावित नगर के फोटोग्राफ को देखिए। क्या प्राकृतिक विपदाएं किसी नगर के आकार की ऋणात्मक वृद्धि के एकमात्र कारण हैं? तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सन 2004 में जून में, और बंडा आसेह जो इंडोनेशिया में है, सन 2004 दिसंबर में। जून में यहाँ पर बाढ़ आई है, फ्लड आया है, बड़ी मात्रा में सुनामी आई है, और सुनामी आने के बाद दिसंबर में ये हालत हो गई है। तो इसके कारण से नकारात्मक जो वृद्धि हुई है, वो भी हमें देखने को मिलती है शहरों की। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? तो एक बार इसे देख लेंगे।
डॉक्टर महबूब उल हक प्रोफेसर अमर्त्य सेन घनिष्ठ मित्र थे और डॉक्टर हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। इन दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों के विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। अंतर्दृष्टि और करुणा से ओतप्रोत पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक 1990 ईस्वी में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। कब निर्मित किया? 1990 में। किसने? ये कहाँ के थे? पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक। उनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सकें। तो उनके विकल्पों में बढ़ोतरी आ जाए जिससे कि वो स्वस्थ और आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सकें। 1990 ईस्वी में से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करने के लिए उनकी मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया है। डॉक्टर हक के मस्तिष्क की लोच और एक दायरे से बाहर सोचने की उनकी योग्यता उनके भाषणों में से एक भाषण से चित्रित की जा सकती है जिसमें शॉ का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा, आज जो वस्तुएं हैं उन्हें देखते हो और पूछते हो क्यों? मैं उन वस्तुओं का स्वप्न लेता हूँ जो कभी नहीं थी और पूछता हूँ क्यों नहीं। तो ये एक प्रोग्रेसिव जो लोग होते हैं उनकी सोचने का तरीका है। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन भारत के हैं, अर्थशास्त्री हैं बहुत बड़े और इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ने विकास का मुख्य ध्येय स्वतंत्रता में वृद्धि अथवा परतंत्र में कमी के रूप में देखा। रुचिकर बात यह है कि स्वतंत्रताओं में वृद्धि भी विकास लाने वाला सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। उनका कार्य स्वतंत्रता की वृद्धि में सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं तथा प्रक्रियाओं की भूमिका का अन्वेषण करता है। इन अर्थशास्त्रियों का कार्य मील का पत्थर है जो लोगों को विकास पर होने वाली किसी भी चर्चा के केंद्र में लाने में सफल हुए हैं। तो जो आज हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक, ये मानव विकास सूचकांक को बनाने में इन दोनों व्यक्तियों का ही हाथ था। महान व्यक्ति हम इन्हें कह सकते हैं। तो यूएनडीपी ने इसे प्रकाशित किया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आगे को बढ़ते हैं। सार्थक जीवन क्या है? तो यहाँ पर कुछ दिया गया है। जन्मदिन मुबारक हो शहनाज। ये बोल रही है, धन्यवाद प्रिया, मुझे अच्छे स्वास्थ्य की भी शुभकामनाएं दो। मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज जाना चाहती हूँ। अच्छा, तब तो तुम एक सार्थक जीवन जीना चाहती हो। मैं कुछ करने लायक बनना चाहती हूँ। दोनों के बीच में संवाद है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो बना हुआ है, आजकल बहुत ज़्यादा चला है। बाल लिंग अनुपात में गिरावट के मुद्दे को संबोधित करने के लिए भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया है। अपने साथियों के साथ चर्चा करें और यह कैसे लड़कियों को और अधिक सार्थक जीवन की ओर ले जाएगा, इसके बारे में भी बताएं। इनमें से कौन सा सार्थक जीवन है? अब से 1 वर्ष बाद आप अपने आप को कहाँ देखेंगे? तो पूछ रहा है इनसे। मृत अथवा कारावास में, इन दोनों में से कहाँ? ये कैदी लग रहा है और यहाँ पर एक डॉक्टर हैं, कोई साइंटिस्ट लग रही हैं। मुझे आशा है कि मैं कैंसर के से रोग मुक्त का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली मुझे आशा है मैं कैंसर से रोग मुक्त का एक सस्ता और अधिक प्रभावशाली इलाज ढूंढ पाऊंगी। तो इनकी चिंता ये है कि भाई ये इलाज ढूंढ पाएंगी। तो यहाँ पर ये 4 छोटी-छोटी क्विज़ दी गई हैं। यहाँ पर अंतिम में लिखा गया है, आपके अनुसार कौन अधिक सार्थक जीवन जीता है? वह क्या है जो इनमें से एक के जीवन को दूसरे की अपेक्षा अधिक सार्थक बनाता है?
तो यहाँ पर कौन सा जीवन ज़्यादा अच्छा है बता रहे हैं, तो आप खुद डिसाइड करें इसमें कौन सा जो जीवन शैली है वो ज़्यादा बेहतर है। हम आगे बढ़ेंगे। अतः संसाधनों तक पहुंच स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच, सोर्स रिसोर्स जो होते हैं उन तक पहुंच मानव विकास के केंद्र बनते हैं। इन पक्षों में इन पक्षों में से प्रत्येक माप के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? प्रायः लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। तो अपने विकल्प तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। अगर आप कहीं भी देखें, यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, उनकी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संस्थाओं की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से हो सकता है। इससे दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने तथा एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है, तो विकल्प भी सीमित हो जाते हैं। उदाहरण, एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता, क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इसी प्रकार प्रायः निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ सीमाएं लग जाती हैं अगर हमारे पास इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो। मानव विकास के 4 स्तंभ, तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके जो 4 पिलर्स हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे। जिस प्रकार किसी इमारत को स्तंभों का सहारा होता है, उसी प्रकार मानव विकास का विचार भी समता, इक्विलिटी, सतत पोषणीयता, सस्टेनेबिलिटी, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी और सशस्त्रीकरण, एम्पावरमेंट की संकल्पनाओं पर आश्रित है। तो जो मानव विकास के जो 4 पिलर हैं वो मेन ये हैं: इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। समता का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से आते हैं। तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के बड़ी संख्या में विद्यालय के विरत होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के लिए विकल्पों को सीमित करता है। निर्वहन का अर्थ अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता, सतत पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है। प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिलें। समस्त पर्यावरणीय, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर देता है, तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छंटनी हो जाएगी। यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए।
यहाँ उपलब्धता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता, लोगों में क्षमताओं का निर्माण करने करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की क्षमता बेहतर होगी। तो मेन मतलब ये है प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और इसमें चिकित्सा व्यवस्था है उनकी कार्य क्षमता को बेहतर करें, एजुकेशन उनको दें, ये सब चीज़ें। सशक्तिकरण की अगर बात आती है, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोकोन्मुखी नीतियों की आवश्यकता होती है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों के सशक्तिकरण के विशेष महत्व है। तो लोगों को जो पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए विशेष योगदान देना है। आगे बढ़ेंगे सरकार को, तभी हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर पाएंगे। मानव विकास के उपागम, अप्रोचेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं मानव विकास की समस्याओं को देखने के लिए अनेक ढंग हैं। कुछ महत्वपूर्ण उपागम: आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम। मानव विकास के मापन, मानव विकास का क्या क्या मापन हो सकता है वो देखते हैं। मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास सूचकांक HDI स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यह क्रम 0 से 1 के बीच स्कोर पर आधारित होता है, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हैं। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्क की संख्या विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है। किसी देश विशेष में ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। संसाधन तक पहुंच को क्रय शक्ति अमेरिकी डॉलरों के संदर्भ में पाया जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन सभी आयामों को दिए गए भारों का कुल योग है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है, मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर माना जाता है, जबकि 0.268 मानव विकास का अत्यंत निम्न स्तर माना जाता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन करता है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास से संबंधित है। तो ऊपर एक चार्ट देख लेते हैं, फिर हम आगे को बढ़ेंगे। मानव विकास के उपागम: आय उपागम, इकोनॉमिक अप्रोच। यह मानव विकास के सबसे पुराने उपागमों में से एक है। थोड़ा सा जूम कर लेंगे। इसमें मानव विकास के आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। विचार यह है कि आय का स्तर किसी व्यक्ति द्वारा भोगी जा रही स्वतंत्रता के स्तर को परिलक्षित करता है। आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर ऊंचा होता है। तो आय ज़्यादा होती तो मानव स्तर भी ऊंचा होगा। अगला है कल्याण उपागम, वेलफेयर अप्रोच। तो इसमें क्या बात हो रही है,
यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा सभी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। यह उपागम शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सुख साधनों पर उच्चतर सरकारी व्यय का तर्क देता है। विकास में प्रतिभागी नहीं है, किंतु वे केवल निष्क्रिय प्राप्तकर्ता सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए जिम्मेदार है। तो ये हो गया आपका वेलफेयर अप्रोच। अगली अप्रोच है आधारभूत आवश्यकता अप्रोच, मिनिमम नीड अप्रोच। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वास्तविक किया था। इसमें 6 न्यूनतम आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास की पहचान की गई थी। इसमें मानव विकल्पों के प्रश्न की उपेक्षा की गई है और परिभाषित वर्गों को मूलभूत आवश्यकताओं की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। अगला है क्षमता उपागम, जिसे हम बोलेंगे कैपेबिलिटीज अप्रोच। इस उपागम का संबंध प्रोफेसर अमर्त्य सेन है। संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास की कुंजी है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें दिखाई गई। बैलेंस कर रहा है संतुष्टि, रोजगार, प्रसन्नता, स्वास्थ्य, और दूसरा है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद, अस्पतालों की संख्या, सड़कों की संख्या। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है। 1990 ईस्वी 1990 इसे जूम कर लेते हैं से प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिवेदन मानव विकास स्तर, थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं, यूएनडीपी, हाँ, प्रतिवेदन मानव विकास स्तर के अनुसार सभी सदस्य देशों की कोटि क्रमानुसार सूचीबद्ध करता है। मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक यूएनडीपी द्वारा प्रयुक्त मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचक हैं। आगे बढ़ते हैं। यह सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास में कमी दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभाव्यता, प्रौढ़ निरक्षरता, स्वच्छ जल पहुंच न रखने वाले लोगों की संख्या, अल्पभार वाले छोटे बच्चों की संख्या, सभी इसमें गिने जाते हैं। प्रायः मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। मानव विकास इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर परिष्कृत हो रही हैं। मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों को अनुसंधान हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं। राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में के सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? आगे बढ़ेंगे। भूटान के बारे में यहाँ पर एक बात आई है। भूटान, अच्छा थोड़ा सा इसे लाइन सीधी डालनी पड़ेगी। चलिए, भूटान विश्व में अकेला देश है जिसने सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस को देश की प्रगति का आधिकारिक माप घोषित किया है। तो देश की प्रगति के लिए प्रसन्नता को भी इन्होंने एक माप रखा है। भूटानियों ने अपने पर्यावरण अथवा सांस्कृतिक अथवा आध्यात्मिक जीवन के अन्य पहलुओं को भौतिक प्रगति और
प्रौद्योगिकी विकास से होने वाली संभावित नुकसान को सतर्कतापूर्वक अथवा ध्यान से रखकर अपनाया है। इसका साधारण सा अर्थ है प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती। सकल राष्ट्रीय प्रसन्नता हमें विकास के आध्यात्मिक, भौतिक और गुणात्मक पक्षों को सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं, इंटरनेशनल जो हम इसमें वो करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो इसमें भी बात हो जाए। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश के आकार और प्रति व्यक्ति आय का मापन का मानव विकास के प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। देखो इसमें बात आई है प्रदेश या देश का आकार, उसका एरिया और पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास के प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। मानव विकास से कोई संबंध नहीं है बोल रहा है इसका। मानव विकास में बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। छोटे देश अच्छा काम करते हैं। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों से ऊंचा रहा है। तो निर्धन राष्ट्र ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका, हम जानते हैं, ट्रिनिडाड और टोबैगो, ये ट्रिनिडाड और टोबैगो आप लोग एटलस में ढूंढे कहाँ पर हैं। ये कैरेबियन सी में पड़ते हैं, तो आप लोग देखें ये कैरेबियन सी में कहाँ पड़ते हैं, कहाँ पर स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो छोटे देश जो हैं, ट्रिनिडाड और टोबैगो का मानव विकास सूचकांक भारत से ऊंचा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद भारत मानव विकास में केरल जो स्टेट है का प्रदर्शन पंजाब स्टेट है और गुजरात से अच्छा है। तो पंजाब और गुजरात से किसका ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन है? वो प्रदर्शन है केरल का, क्योंकि केरल की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम ज़्यादा नहीं है। तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होना, प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होना या उसके बाद लैंड कवर एरिया ज़्यादा होना, यही बहुत हद तक डिपेंड नहीं करता कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें वो ऊंचा देश रहेगा। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को 4 समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें 4 हिस्सों में देशों को विभाजित किया जाता है। मानव विकास का स्तर, दूसरा है मानव विकास सूचकांक का स्कोर, और देशों की संख्या कितनी है अभी के टाइम पे। अति उच्च 0.800 या 800 से ऊपर अगर स्कोर पाते हैं, इसमें 59 और 60 देश लगभग पड़ते हैं। उच्च स्तर में 0.701 से 0.799 तक अगर आ रहे हैं तो इसमें 53 हैं, ये उच्च में आएंगे। मध्यम में ये स्कोर आएगा और निम्न में ये स्कोर आएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्च मानव विकास सूचकांक वाले देश वे देश हैं जिनका स्कोर 0.8 से ऊपर है। इधर आ गया 0.8 से ऊपर। मानव विकास सूचकांक सन 2018 मानव विकास प्रतिवेदन सन 2018 के अनुसार इस वर्ग में 59 देश सम्मिलित हैं। तालिका 4.3 इस वर्ग के प्रथम 10 देशों दर्शाती है। तो यहाँ पर है सर्वोच्च उच्च मूल्य सूचकांक वाले 10 देश। तो 10 देश ये हैं, यहाँ पर दर्शाया गया है। पहले नंबर पर नॉर्वे, दूसरे पे स्विट्जरलैंड, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे आयरलैंड, पांचवे पे जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर और नीदरलैंड। ज़्यादातर इसमें यूरोप के देश हैं। तो आगे को बढ़ते हैं। उच्च मानव विकास सूचकांक 53 देश सम्मिलित हैं, में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। कौन कौन सा? एजुकेशन और हेल्थ। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ है। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च हुआ है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हों? तो कुछ अन्य देश भी हमें देखने पड़ेंगे जो लक्षण में इनके समान आते हैं। आगे को हम बढ़ेंगे। आप देखेंगे
कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियां रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिकीकृत पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या में आश्चर्यचकित करने वाली उन्होंने सूची तैयार की। तो जो यूरोपीय नहीं है वो भी अच्छा इसमें परफॉर्म करते हैं। अगर हम बात करें 2019 के डेटा की, क्योंकि 2020 का डेटा अभी पब्लिश नहीं हुआ है शायद, तो हो गया तो आप लोग कमेंट में लिखें। तो इसमें पहले नंबर पे नॉर्वे ही है अभी भी। फर्स्ट नंबर पे कौन है? नॉर्वे, मानव विकास सूचकांक में। और भारत की जो स्थिति आती है 120 पर आती है अभी। तो आगे बढ़ते हैं। इंडिया 126 इन यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन सन 2006 के अनुसार भारत 126वें स्थान पर था। सन 2018 में यह नीचे गिरकर 130वें पद पर चला गया। भारत का 129 देशों से पीछे होने का क्या कारण रहा? तो भारत का भी पीछे है, इसका रीज़न क्या रहा, ये चीज़ें आपको बतानी है। आगे हम देखते हैं। मानचित्र पर इनकी स्थिति को ज्ञात कीजिए। क्या आप देख सकते हैं कि इन देशों में क्या समानता है? और अधिक जानकारी के लिए इन देशों की सरकारी कार्यालयी वेबसाइट का निरीक्षण कीजिए। तो एक बार आप इनका निरीक्षण भी कीजिए, इनका वेबसाइट को ओपन करके। मानव विकास के मध्यम स्तरों वाले देशों का वर्ग विशालतम है। मध्यम मानव विकास वर्ग में कुल 39 देश हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य अनेक देशों का विकास 1990 ईस्वी में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है। इनमें से अनेक देश अधिक लोकोन्मुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। तो मानव विकास स्कोर में अगर सुधार करना है तो हमें लोकोन्मुखी, जो लोगों के लिए वेलफेयर वाली नीतियां हैं, उन्हें अपनाना पड़ेगा। सामाजिक भेदभाव को हमें दूर करना पड़ेगा। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। तो जो उच्चतर मानव विकास वाले देश हैं वहाँ क्या पाया जाता है? सोशल डिफरेंशिएशन ज़्यादा, सामाजिक विविधता ज़्यादा देखने को मिलती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का सामना किया है। तो राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह देखा है। मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश 38 हैं, 38 निम्न स्तर वाले देश कितने हैं? 38 हैं। इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जो राजनीतिक उपद्रव, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता, अकाल अथवा बीमारियों की अधिक घटनाओं के दौर से गुजर रहे हैं। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। तो मानव विकास की जितनी आवश्यकताएं हैं वो जल्दी से जल्दी इनको मिलनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। जो इंटरनेशनल अगर हमने इनका कंपैरिजन किया तो इस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कुछ फैक्ट निकल के आया। प्रायः लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लिए लोगों की स्वीकृति को दोष देते हैं। उदाहरणार्थ, क देश के में मानव विकास इसीलिए कम हुआ है क्योंकि उसके लोग ख धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा ग समुदाय के हैं। ऐसे वक्तव्य भ्रांतिपूर्ण हैं। तो धर्म, समुदाय, जाति, ये सब चीज़ें डिपेंड नहीं करती हैं। एक प्रदेश में मानव विकास के निम्न अथवा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं? इसमें निम्न और उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं?
यह समझने के लिए सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है। देश का राजनीतिक परिवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राप्त स्वतंत्र होते हैं। इन देशों में संसाधनों का वितरण भी अपेक्षाकृत समान है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में यह दर्शाता है कि देश राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए। तो यहाँ पर जो है हमें देखना, इस चैप्टर में हमने देखा कि जो मानव विकास है, मानव विकास के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं वो अलग अलग तरीके के हैं। इक्वलिटी है, एम्पावरमेंट है और सस्टेनेबिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है। तो ये सब चीज़ें ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हैं। एक संस्था हमने देखी जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रस्तुत किया है, यूएनडीपी। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में हमने पढ़ा इस चैप्टर में, एचडीआई। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन वीडियोस को शेयर कीजिए। और अगला जो लेसन होगा वो अगले चैप्टर के बारे में होगा। तब तक के लिए थैंक यू।